इंट्रोडक्शन टू डॉकर। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया, यहाँ पे किस किस ने डॉकर को इस्तेमाल किया है अभी तक, प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया है? खेला हुआ है, ठीक है। और किसी ने नहीं किया अभी तक? किसी को पता है कि डॉक्टर डॉक्टर प्रॉपर्ली है क्या? हमारे यूज़ किया हुआ है आप में से? अच्छा, डॉक्टर पता है वो क्या है? क्या है आपके ख्याल से, क्या आइडिया है आपको डॉक्टर का? डॉकर जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन वर्चुअल मशीन से बेसिकली, मतलब डॉकर एक कंटेनर है जिसके ऊपर आप अपना सर्वर रन कर सकते हो। वो एक डिफरेंट, मतलब एक सेपरेट इंस्टेंस के ऊपर वो रन कर रहा होता है। उसकी अपनी वर्चुअल रैम होती है, वर्चुअल प्रोसेसर होता है, जो आप मतलब टाइम टू टाइम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली सर्वर साइड रनिंग के लिए डॉकर यूज होता है। जी शायद डॉलर में नहीं होती। अगर हम इंस्टीट्यूट जैसे AWS का EC2 का इंस्टेंस लेते हैं, उसमें फिजिकली इंस्टेंस क्रिएट होता है, उसमें रैम और एक मतलब फिजिकल यहाँ डॉकर में कंटेनर होता है, लेकिन वो सेम रिसोर्सेज यूज होता है, उसमें फिजिकली आपके लिए कोई मशीन नहीं चल रही होती है। AWS में भी शायद नहीं होती फिजिकली। AWS में फिजिकली होती है, वर्चुअल मशीन में सारी, अनलेस तुम उसमें बेयर मेटल रिक्वेस्ट करो, वो अलग से उसका अलग है उसका। तो मगर यू गाइस गेटिंग टू द राइट पॉइंट। जो डॉकर जो है ना वो उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है। वो है इट्स फॉर पैकेजिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कोड बेसिस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। दिस इज जेनेरिक सिस्टम, ठीक है ना। ये सिर्फ जावा के लिखा हुआ या उसके लिए नहीं लिखा हुआ, Node.js के लिए लिखा हुआ। दिस इज़ जस्ट ए वे जिसको आप यूज़ करते हुए अपने कोड को पैकेज कर सकते हो और फिर डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने मेंशन किया कि हम लोग अभी तक जो थे ना, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना हो, मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले जाके एक EC2 की इंस्टेंस बनाता हूँ। मैं उसके अंदर जाके मैं उसको सब कुछ कन्फिगर करता हूँ, उसमें चीज़ें ऐड करता हूँ, उसमें मैं जाके चीज़ें सारी ऐड करता हूँ और फिर जो है ना मैं जब वो सारे कन्फिगर हो जाते हैं मैं उसमें कोड बेस क्लोन करता हूँ, फिर सारी चीज़ें सेटअप करता हूँ, कन्फिगर करता हूँ और फिर मेरी वो ना प्रोडक्शन इंस्टेंस रेडी हो जाती है, ठीक है ना। उसमें अगर सिंपल प्रोजेक्ट है 15-20 मिनट लगेंगे, अगर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है 2-3 घंटे लग जाएंगे। मगर अगर मेरा प्रोजेक्ट स्केल कर जाता है, उसमें मल्टीपल मशीन्स आ गई हैं, ऊपर से इलास्टिक लोड बैलेंसर आ गया है, मल्टीपल डेटाबेसेस आ गई हैं, तो उसको सेटअप करने में मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो VMs का आया था, ठीक है ना। वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हैं और उसको हम लोग एक इमेज के अंदर पैकेज कर देते हैं, उसको हम लोग एक डब्बे में बंद कर देते हैं और उस डब्बे को फिर हम लोग कहीं भी लेके जाके चला सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज ला सकते हैं। उसके अंदर वो एक इनक्लोज स्पेस है, ठीक है ना। वो इनक्लोज जो डब्बा है उसमें सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा सारा कोड है, सब कुछ है, वो प्रीपेड हमारा रेडी हो गया। तो जैसा आपने मेंशन किया, जो VMs के अंदर सबसे जो इश्यूज थे ना वो भी हम लोग आगे देखते हैं, मगर जो सबसे बड़ा मसला था ना वो रिसोर्सेज का था कि इन ऑर्डर टू रन ए VM आपको एक पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना पड़ता था अपने होस्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो भी कंप्यूटर है, दिस इज़ माय मैक और मैं मैक चला रहा हूँ, तो मैक OS जो मैं चला रहा हूँ अभी, दैट्स माय होस्ट OS, ठीक है ना। मेरा होस्ट है वो सारी चीज़ों को रन कर रहा है अभी। अब इसके ऊपर जब मैं वर्चुअल मशीन चलाऊंगा तो दैट विल बी द गेस्ट OS और वो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी होगी और वो सारी रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ले रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई स्लो कंप्यूटर होगा जो बेचारा एक ही OS चला सकता है, तो वो 2 OS नहीं चला सकता, वो VM चला ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे तुम उसको उसके लिए रिसोर्सेज मांगोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा यार मैं तो ये होस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन चाहिए थी जिसके अंदर आपको 8 या 12 कोर या 16 कोर की मशीन हो, उसके अंदर फिर 2-2 कोर जो है ना आप एक VM को देते थे और उसके अंदर ना चलती थी। इसमें एक और जो साइज़ का इशू था वो था हमारा जो इटसेल्फ वर्चुअल मशीन का साइज़ ना बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर विंडोज़ की वर्चुअल मशीन में बनाना शुरू करूँ ना तो विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट बेस साइज़ है वही 5-6 GB का है। उसके अंदर मैं चीज़ें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, 10 GB प्लस चला जाता है। अब 10 GB को हर दफ़ा मॉडिफाई करने के बाद ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, मल्टीपल सर्वर्स पे लेके जाना, डिप्लॉय करना, वो भी एक बहुत बड़ा हासिल होता है, ठीक है ना। फाइनली एक और जो चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी जो थी ना वो गारंटीड नहीं थी। तो आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है वो आपके होस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली कन्फिगर्ड होती है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कोई वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ जैसे VMware है, तो वो इंश्योर करेगी कि अच्छा यार लिनक्स पे भी चल जाए, विंडोज़ पे भी चल जाए, उसमें भी चल जाए, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो सारों पे चले।
अगर मैं लिनक्स से कोई डिफरेंट फ्लेवर इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ubuntu या debian में शिफ्ट हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे चले वो उसके ऊपर, क्योंकि वो उसकी कंपैटिबिलिटी हो या ना हो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे इसके अंदर। तो जो जो कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत कोई नया नहीं है, ये पिछले 2 सालों में नहीं आया। दिस हैज़ बिन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये 15-20 सालों से है। और आइडिया जो था ना बहुत सिंपल था। उसमें वो कहते हैं कि आपके पास एक होस्ट ओएस है, तो हम उसको जो है, जो होस्ट ओएस है उसी की चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ कर लेते, ठीक है ना। तो उससे ये ब्रांच आउट ये कॉन्सेप्ट हुआ था, जिसमें यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है उन्होंने इसको इंग्लिश के अंदर, जिसमें आइडिया ये होता है कि हम लोग जो होस्ट कर्नल है उसको यूज़ करते हुए हम लोग एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोग एक और नया ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं कर रहे होते, एक पूरे नए उसको पूरा सेटअप कॉपी नहीं कर रहे होते कोड बेस को ऑपरेटिंग सिस्टम की। हम लोग सिर्फ जो पड़ा बना ऑलरेडी उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर हम लोग कुछ चीज़ें डाल देते हैं, कुछ पैरामीटर्स डाल देते हैं, जिससे हमारी चीज़ें आइसोलेट हो जाती हैं। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक फाइल सिस्टम है, वर्चुअल फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। उसमें जब मैं रूट पे जाऊँगा कंटेनर के अंदर, तो मैं होस्ट के फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर एंड इट्स ऑल्सो क्रिटिकल, क्योंकि मैंने आइसोलेशन करनी है होस्ट से, ठीक है ना। इसी तरह मेरे जितने प्रोसेसेस हैं, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेनर चला रहा हूँ, उसमें एक मेरा प्रोसेस हेवायर हो जाता है, वो एकदम से मेमोरी कंज्यूम करना शुरू करता है, क्रैश कर देता है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देता है। मगर वो क्योंकि आपके प्रोसेसेस कंटेन्ड हैं, वो सिर्फ उस कंटेनर को क्रैश करेंगे, आपके होस्ट ओएस को क्रैश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह वो फिर मेमोरी डिवाइसेस और पोर्ट्स को जो है ना अपने अपने पास, तो वो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज ले लें। तो हेडलेस इसी वजह से ही होता है, क्योंकि मतलब ये डिफॉल्ट सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। Exactly. विजुअल फीडबैक नहीं होता। एग्जैक्टली तो जो इसकी स्ट्रैटेजी है ना, जो मेमोरी और फाइल सिस्टम, मेमोरी डिवाइसेस और नेटवर्क, ये काफ़ी हद तक वर्चुअल मशीन से आ रही हैं, ठीक है। मगर इसके अंदर डिफरेंसेस ये हैं कि जिस वो यूटिलाइजेशन कम है, रिसोर्स की एलोकेशन कम है बस, ठीक है ना। तो वो आइसोलेशन हो रही है हमारी कंप्लीट, और मगर हमें वो ओवरहेड नहीं पड़ रहा है जिसमें हमें पूरा ओएस को जो है ना इंस्टॉल करना पड़ रहा है। इस लाइट वेट भी आता है और फास्ट भी होता है काफ़ी, क्योंकि पूरा सारे रिसोर्सेज आपको शुरू से ही बनाने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो ये बिल्कुल लाइट वेट और स्पीड जो है ना, ये दो बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं जो डॉकर में ऑफर करता है। तो डॉकर का जो आर्किटेक्चर है बहुत सिंपल है। हमारे पास जो हम लोग जब भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो डॉकर जो है इट्स अ लिनक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो इवन अगर मैं उसको मैक पे चला रहा हूँ डॉकर, तो वो मैक के ऊपर नहीं चल रहा, वो मैक के ऊपर एक VM चल रही है लिनक्स की, उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से शायद चेंज हो गया वो चेंज किया उन्होंने, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी सेम ही है। वो Hypervisor एग्जैक्टली हाइपरवाइजर यूज़ कर रहा होता है। तो और विंडोज़ में भी सेम है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया उन्होंने। पहले तो पूरी इमेज ही लिनक्स की डाउनलोड करनी पड़ती थी, मगर जो टेक्नोलॉजी है ये, दिस इज़ बेसिकली लिनक्स की टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये रन होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्लाइंट होता है जो हम लोग डाउनलोड करते हैं डॉकर क्लाइंट को, और उससे जो है ना हमें डॉकर की सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाती है। तो डॉकर के पीछे एक डीमन चल रहा होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, जो इमेजेस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो रजिस्ट्रीज हैं, सारा कुछ जो ना उसके पास पड़ा है। रजिस्ट्री जो है वो है हमारी, जैसे npm की रजिस्ट्री है, npm JS की रजिस्ट्री है। अगर मुझे कोई लाइब्रेरी चाहिए होती है, मैं रजिस्ट्री से जाकर फेच करता हूँ वहाँ से। तो इसी तरह hub.docker.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जितनी भी इमेजेस दुनिया में बनी हुई वो सारी वहाँ मिल जाएंगी आपको, जो पब्लिक इमेजेस हैं, ठीक है ना। तो इमेजेस को हम लोग डाउनलोड करते हैं या हम लोग उनको पुल करते हैं, और फिर हमारे कंप्यूटर पे वो अवेलेबल हो जाती हैं। अब इमेजेस में जो अच्छी चीज़ है, जो डिफरेंट है VM से, वो ये है कि हम लोग इमेजेस को टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसमें डेफिनेटली उबुंटू की इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ और उबुंटू रन कर सकता हूँ, मगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ Node.js की इमेज भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अगर चाहूँ तो मैं जावा की भी इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ, और वो जो है कि उसके ऊपर कोई बेस इमेज होगी उसके अंदर, ठीक है ना, वो कोई लिनक्स की बेस इमेज होगी, और उसके ऊपर उसने चीज़ों को इंस्टॉल किया हुआ होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास हर तरह की डिफरेंट इमेजेस पड़ी हुई हैं, और जब मैं इमेज को रन करता हूँ तो वो एसेंशियली कंटेनर बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास फिर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, और ऑब्वियसली सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, जो पीछे लाइट ब्लू हमारा बॉक्स है वो होस्ट के ऊपर हो रहा होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कंप्यूटर पर रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास मैक है, तो मेरे मैक इज़ माई होस्ट OS, ठीक है ना। तो हम लोग जो है डाइव इन करते हैं सबसे पहले कमांड के साथ। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो है डॉकर पुल।
डॉकर पुल जो है उसका काम बहुत सिंपल है। वो सिंपली जो है आपके लिए एक इमेज को डाउनलोड करके आपकी लोकल मशीन पे कैश कर देता है। तो जब आप फ्यूचर में उसको बार बार यूज़ करेंगे तो वो कैश होगी और वो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपको वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इमेजेस को ढूंढना जो है उसके लिए आप क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए MySQL की इमेज या मुझे चाहिए Apache की इमेज, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं hub.docker.com पे जाऊँगा और मैं इसको सर्च करूँगा Apache को, तो मुझे ये इस तरह के सर्च रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो छोटा सा स्क्रीनशॉट है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 6 नज़र आ रही हैं, मगर ये मल्टीपल पेजेस पे जाते हैं रिजल्ट्स Apache के, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिफरेंट इमेजेस हैं जिसपे Apache अवेलेबल है। अब Apache जो है वो हर बंदे ने अपने लिए उसमें कोई चीज़ कस्टमाइज़ की हुई है। मे बी किसी ने रीराइट के रूल्स रखे हुए होंगे, मे बी किसी ने कोई मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ होगा, ठीक है ना। तो उसने कोई किसी बेस के ऊपर चीज़ों को चेंज किया हुआ है और उसने अपनी एक इमेज बना के अपलोड की हुई है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट हर मेजर टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को एक रिजल्ट मिलेगा जो जिसके नीचे लिखा हुआ होगा ऑफिशियल, ठीक है ना। बाकी जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर हमारे पास कोई यूज़र नेम है /Apache है, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट होगा या मल्टीपल रिजल्ट भी हो सकते हैं जिसमें लिखा होगा नीचे ऑफिशियल। ये ऑफिशियल रिजल्ट जो है ना, ये वो इमेजेस हैं जो डॉकर खुद मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। डॉकर की ऑर्गेनाइजेशन खुद मेंटेन कर रही है। तो इसके अंदर दे आर मेकिंग श्योर कि क्योंकि अब ये इमेज है ना, इस इमेज के अंदर कुछ कोड रन हुआ है। अब अनलेस आप जाके इंस्पेक्ट करें कि इसने क्या चेंजेस किए हैं, आपको नहीं पता क्या चीज़ें रन हुई हैं, ठीक है ना। विच इज़ डेंजरस, क्योंकि वो शायद एक किसी इमेज के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हुई हैं, मगर एक की लॉगर भी डाला हुआ साथ, और वो की लॉगर जो है ना आपके उनके सर्वर पे सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा हो, आपको नहीं पता इट्स एन इमेज, राइट। उसमें तो कोई भी चीज़ इंस्टॉल हो सकती है। तो दिस इज़ वाई ऑफिशियल जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फिर आपको कोई डर नहीं होता, अच्छा यार ये चीज़ रिलायबल है, ये स्टेबल है, अप टू डेट है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं और मैं फिर इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो कभी भी आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो ऑलवेज लुक फॉर ऑफिशियल टैग जिसमें हमें चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्जनिंग का। तो हम लोगों से कुछ ने एक्सपीरियंस किया भी होगा जिसमें जब हम लोग कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल MySQL है, MongoDB है, Node.js है, तो उसके साथ उसके वर्जन्स होते हैं। तो और डिफरेंट वर्जन्स पे डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को पता हो कि हमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया और हमें एक्चुअली कौन सा वर्जन चाहिए, ठीक है ना। तो इस Apache वर्जन में हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि लेटेस्ट हमारे पास कुछ वर्जन अवेलेबल हैं। इसके अंदर 2.2 भी अवेलेबल है, 2.4 भी अवेलेबल है, और अगर मैं टैग्स के लिंक में जाऊँगा यहाँ पे तो हमें बहुत सारे पुराने वर्जन भी मिल जाएंगे जो हमें अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग इसका नाम यूज़ करेंगे उसका इमेज का, एंड उसके साथ उसका वर्जन भी यूज़ करेंगे, वो भी देखते हैं किस तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे एक तो ये है 2.2 और यहाँ पे 2.2 एल्पाइन। एल्पाइन जो है ना, आपको ये नज़र आएगा डिफरेंट इमेजेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोस्टग्रेस कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी Ubuntu पे शायद नहीं है मगर डिफरेंट लिनक्स के ऊपर है, जिसके अंदर आपको ये Node.js पे भी मिलेगा, ये एल्पाइन का टैग लगा हुआ होगा। तो एल्पाइन जो है वो क्या करता है, दिस इज स्पेशल वर्जन ऑफ लिनक्स जिसके ऊपर ये इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। एल्पाइन एक लिनक्स का वर्जन है जैसे Ubuntu है, और उसके ऊपर ये इमेज बनी हुई है। और इस इमेज की खसूसियत ये है कि ये इमेज बिल्कुल ही स्ट्रिप डाउन कर दी उन्हें लिनक्स में से जो भी क्रिटिकल चीज़ें नहीं थी ना, वो सारा कुछ निकाल दिया। जितनी भी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज थी, जितने भी कंपाइलर्स थे, सब कुछ निकाल दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपका पूरा लिनक्स का जो सिस्टम है ना, वो शायद 120 MB के अंदर फिट आ जाता है, या शायद उससे भी कम में, ठीक है ना। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का वो 120 MB के अंदर फिट आ जाता है। तो आप जो एल्पाइन की इमेज यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही छोटी होती है हमेशा, वरना अराउंड 800 MB के, ठीक है ना। हाँ, वो 700 MB होते हैं यूजली, मगर अगर आप एल्पाइन यूज़ करें तो वो छोटा होगा। तो मगर उसमें मसला ये होता है कि वो बिल्कुल ही बेसिक होता है, ठीक है ना। उसमें और कुछ आपका इंस्टॉल नहीं होता, तो वो थोड़ा सा देखे रखना पड़ता है कि मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मुझे चाहिए Apache चाहिए। अब मैं Apache में सिर्फ एक HTML पेज सर्व कराना है, मैंने एक एंगुलर का ऐप बनाया है, उसमें मैंने इंडेक्स और HTML सर्व करानी है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो उसमें इट मेक सेंस कि यार मैं सबसे छोटी चीज़ यूज़ करूँ, तो उसके अंदर मैं फिर ये 2.2 एल्पाइन यूज़ कर सकता हूँ।
और वो जो है ना मेरे पास जल्दी से डाउनलोड भी हो जाएगी और जल्दी से वो फिर उसको मैं कन्फिगर विदाउट कन्फिगर किए मैं उसको रन भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर अगर हमने किसी और रिपॉजिटरी इमेज के अंदर हमने अगर उसको डाउनलोड किया हुआ है और उसके अंदर पहले से अल्पाइन मौजूद है तो वो उसको मतलब डाउनलोड नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना ये असल में पूरा अलग से टॉक हो सकती है इसके ऊपर, काफ़ी यूजफुल फीचर है डॉकर का। मगर डॉकर के अंदर जो हर इमेज बनती है ना वो डिफरेंसेस पे बनती है। जैसे गिट के अंदर हम लोग गिट डेफ करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और उसके हिसाब से वो एक इमेज बनाता है। तो एक बेस इमेज होती है और उसके ऊपर जो इंक्रीमेंट्स हुए हैं वो डिफरेंस होती हैं। तो अगर आपके पास उन लेयर्स में से, उनको लेयर्स कहते हैं, उन लेयर्स में से कोई भी प्रीवियस लेयर अवेलेबल हो तो वो उसको रीयूज़ कर लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एल्पाइन पड़ा हुआ है तो वो एल्पाइन वापस डाउनलोड नहीं करेगा, वो सिर्फ इसके ऊपर जो चेंजेस हुई हैं इस इमेज के लिए वो डाउनलोड करेंगे, तो वो बहुत ही तेज़ हो जाती हैं हमारी। तो ये कैशिंग की टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी यूज़फुल होती है। तो इसके अंदर हमें नज़र आएगा ये फ़ायदा तब होता है इसका आगे जाके जब हम लोग अपनी बिल्ड्स बना रहे होते हैं, अपनी इमेजेस बना रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं मगर वो उन इंटरमीडिएट स्टेप्स को कैश कर लेता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। फॉर मैंने npm इंस्टॉल किया है, आधा घंटा लगाया मगर मैंने npm इंस्टॉल चेंज नहीं किया पैकेज और JSON को, तो उसको वो वापस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल सिस्टम पे कोई फाइल मूव किया तो वो उसको मूव कर देगा, बाकी चीज़ें सेम रखेगा और वो वापस यूटिलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। तो एक दफ़ा मैंने डॉकर इंस्टॉल कर लिया था कंप्यूटर के ऊपर, तो मेरे पास कमांड लाइन पे डॉकर अवेलेबल है और ये इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान की हुई है उन्होंने। वो एक पैकेज इंस्टॉलेशन है, पैकेज इंस्टॉलर है, उसको मैं रन करता हूँ, इंस्टॉल कर देता है, कोई और काम नहीं है इसमें। फिर मेरे पास डॉकर का कमांड अवेलेबल रहता है। तो अब जस्ट डायरेक्टली रन करने के लिए जो ना आपको कुछ नहीं करना होता, आपने बस यहाँ कमांड लिखते हैं, इट विल स्टार्ट रनिंग। ये कमांड पुल भी करके देता है आपको, तो आपको पहले से पुल नहीं करना होता, तो लिटरली आप इसके साथ डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या रन करें, हम लोग डॉकर रन करें एक इमेज जिसका नाम है fusion/base image और उसके अंदर हम लोग रन करें कमांड echo hello world, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है हम कोई कमांड हमेशा रन करें, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग रन कर रहे हैं। तो इसको जो है ना हम लोग कोशिश करते हैं, अगर नहीं करने देगा मुझे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक रन हो रही है, ये मेरे पास कमांड लाइन थी, इसमें मैंने डॉकर इंस्टॉल किया हुआ था और मैंने इस कमांड को रन किया। अब इस कमांड ने क्या किया है, इस कमांड ने एक गेस्ट इंस्टेंस लॉन्च की जो इसके जो भी बेस ओएस होगा, एल्पाइन होगा, लिनक्स होगा, उबुंटू होगा, सब कुछ होगा, वो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी लोकली। तो उसने उसको रन किया, उसमें ये कमांड रन किया और फिर उसको शट डाउन कर दिया, ठीक है ना। एंड ऑल दिस हैपेंड इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है ना। तो और ये जो है ना ये एक्चुअल पावर है VM की, ठीक है ना, सॉरी कंटेनर्स की। VM में अगर ये होता है ना तो ये VM को बूट करने में ही ना 2-3 मिनट लगते हैं। जैसे अगर EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सेकंड्स लगते हैं, कभी 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो मगर इसके अंदर कंटेनर था, उसको कंटेनर जैसे लॉन्च किया, उसको कमांड रन किया, उसको शट डाउन कर दिया कंटेनर, कहानी खत्म। और इसमें मेरी रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। अब हम लोग देखते हैं एक यूज़फुल चीज़। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम के ऊपर, मेरे सिस्टम पे मोंगो इंस्टॉल्ड नहीं है और मुझे मोंगो यूज़ करना है, मगर मुझे टेस्ट कर रहा हूँ 2 वर्जन्स के बीच में, मुझे मोंगो 2.0 भी चाहिए और 3.0 भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस डॉकर रन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं इसी तरह इस कमांड को मैं पेश कर सकता हूँ, मोंगो रन -d -pa और मोंगो। इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग मोंगो की इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने इसके आगे कोलन के साथ वर्जन बताया है 3.0, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट वर्जन मोंगो का 3.0 को डाउनलोड करके रन करेंगे। फिर हमने बताया है कि हमारे कंटेनर के पास, हमारे कंटेनर के अंदर ये मोंगो रन हो रहा है, ठीक है ना। अभी होस्ट को कुछ नहीं पता इसके बारे में, मगर अब मैंने होस्ट से इस मोंगो की इंस्टेंस को एक्सेस करना है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार मेरे होस्ट का जो 27017 पोर्ट है उसको इस कंटेनर के साथ लिंक कर दो, ठीक है। जैसे VMs में करते हैं इसी तरह कंटेनर्स में उसको साथ लिंक कर दो। तो उससे क्या होगा, वो इस तरह ऐड करेगा जैसे मेरे लोकली पोर्ट 27017 पे मोंगो चल रहा है, क्योंकि वो पोर्ट पे ही चल रहा होता है, उसके अलावा तो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके साथ हमने -d का टैग यूज़ किया है जिसका मतलब है डिटैच। डिटैच का मतलब है, अभी जब मैंने लास्ट टाइम कमांड रन किया था तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट एको होने के बाद वापस आया था, ठीक है ना। तो जब तक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी टास्क ला देता, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेसिंग चल रही थी 2 घंटे की, तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट वापस नहीं आता और वो स्टक हो जाता वहीं पे, वो प्रोसेस के अंदर लॉक हो जाता।
तो माइनस डी क्या करता है, वो वापस ले आता है मेरा टर्मिनल। तो अब मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ, वो बैकग्राउंड में चला गया प्रोसेस, और मेरे मोंगो जो है बैकग्राउंड में एज इन ए कंटेनर रन हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह मैं अब उसको इसी कमांड को रन कर सकता हूँ। अपने मैं पोर्ट नंबर चेंज कर दूंगा, पहला वाला उसको मैं 20108 कर दूंगा और मोंगो 2.0 कर दूंगा। सेम कमांड जब मैं रन करूंगा मैं, तो उससे मेरी सेकंड मोंगो इंस्टेंस रन होना शुरू हो जाएगी और ये एक डिफरेंट पोर्ट पर रन हो रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह जो है मैं मल्टीपल मोंगो इंस्टेंसेस भी रन कर सकता हूँ साइड बाय साइड। इम्पॉर्टेंट चीज़ नीचे यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने कि जब आप अपनी कंटेनर को क्लोज करेंगे तो हम लोग वर्चुअल फाइल सिस्टम पे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर मैं कोई डेटा मोंगो में डाला था तो वो डेटा ख़त्म हो जाएगा मोंगो में से। तो हम लोग डेटा प्रोसेस किस तरह करवाते हैं, इसके लिए हम लोग वॉल्यूम्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम्स अगेन बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्लेम्स में था पहले भी। वॉल्यूम्स क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है वो आपके होस्ट की हार्ड डिस्क को आपके कंटेनर के साथ अटैच कर देते हैं। और वो कैसा लगता है, वो कुछ इस तरह का लगता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है HTTPD अपाचे को रन करें इस कमांड के साथ। तो इसके अंदर हम लोग 2.2 अल्पाइन यूज़ कर रहे हैं और हम लोग ने यहाँ पे एक वॉल्यूम अटैच किया है जिसके अंदर ये PWD होती है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जो मेरी करंट डायरेक्टरी है उसको इस पाथ पे लिंक कर दो। ये वो पाथ है जो अपाचे का डिफ़ॉल्ट सर्विंग पाथ है, ठीक है ना। इस पाथ से मैं इस पाथ पे डिफ़ॉल्ट सर्व करता है अपाचे, ठीक है ना। जो भी इस फोल्डर के अंदर फाइल होगी उसको सर्व कर देगा। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि जो मेरे होस्ट पे जो पोर्ट 8080 है उसको कंटेनर के पोर्ट 80 के साथ लिंक कर दो, ठीक है ना। अपाचे रन होता है पोर्ट 80 के ऊपर जो कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, उसके पोर्ट 80 को मैंने हमारे पोर्ट 8080 के साथ रन कर दिया। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जब लोकल होस्ट 8080 डालूंगा तो वो इस कंटेनर के पोर्ट 80 पे चला जाएगा और इसके पोर्ट 80 पे क्या होगा, जो भी इस फोल्डर के अंदर होगा मेरे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है ना। तो मेरे पास एक अपाचे का पूरा सर्वर चल रहा है with zero configuration, zero effort, all I had to do was run this one command, ठीक है ना। इसके अंदर ये बाकी और फ्लैग्स भी हैं, ये आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। -d से डिटैच करता है, I से इंटरैक्टिव करता है, T से टैग ऐड कर देता है उसके लिए कि आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अगेन ये जो है ना, ये इसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंट की पावर शो कर रहा है कि अगर मैंने कोई भी चीज़ सेटअप करके कन्फिगर करनी हो तो आई कैन डू इट विद इन मिनट्स। इसी तरह जब मैं एक दफ़ा उसको स्टार्ट कर देता हूँ इमेज को, तो मेरे पास फिर और बहुत सारी ऑपरेशन की चीज़ें होती हैं जिसमें मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको वापस स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है, मेरे पास मैं चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ तो मैं कमिट्स कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। मैंने लिस्ट करने के कंटेनर्स जो मेरे पास रन हो रहे हैं, PS उसके लिए है, इमेजेस हैं उसके लिए, और फिर एग्जैक्ट से जो है ना मैं किसी रनिंग कंटेनर में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपाचे रन कर रहा था और अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं वो सर्व नहीं कर रहा, मेरी फाइल को सर्व नहीं कर रहा। अब मैं चेक करने LS रन करके उसके अंदर तो मेरी फाइल जो मौजूद है या नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट यूज़ करके उस कंटेनर के अंदर एक कमांड रन कर सकता हूँ और मैं LS करके देख सकता हूँ अच्छा यार कौन सी फाइल्स मौजूद है, वो सर्व एग्जैक्ट से कमांड प्रॉम्प्ट उसके अंदर ओपन हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, वो एग्जैक्ट कमांड रन कर देता है उसके अंदर डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था एक, अभी तक हम लोग ने सिंपल जो मोंगो या अपाचे जैसी चीज़ों को रन कर लिया हमने, ठीक है ना। मगर अब हम लोग ने इसको एक लेवल और आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जो है डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपके पास मल्टीपल कमांड्स आप जो रन करना चाहते हैं अपने किसी भी चीज़ को रन करने के लिए उसको एक फाइल में डाल देते हैं और फिर आप डॉकर को कहते हैं यार ये डॉकर ये मेरी चीज़ें रन कर दो। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये हमारे है उसकी एक बैकएंड की, ठीक है ना, UCC का बैकएंड है, उसको रन करने के लिए डॉकर के अंदर ये यूज़ करना है। तो मैं कहा है कि भाई मुझे चाहिए 6.11 की बेस, ठीक है, और मैंने एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ली है कि मेरे ये इस इमेज के अंदर ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी होगी। मैंने इसमें यार्न इंस्टॉल किया है और मैंने अपनी सारी फाइलें कॉपी की हैं इधर से करंट जो मेरा होस्ट है उसके अंदर इमेज के अंदर, और फिर मैंने npm रन बिल्ड किया है, मैंने पोर्ट 3000 एक्सपोर्ट करके npm स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये फाइल कर क्या रही है, इन शॉर्ट ये फाइल क्या कर रही है कि मेरे कंप्यूटर मैंने अभी फ्रेश इंस्टॉल किया अपना ऑपरेटिंग होस्ट OS, मेरे पास ना
नोड जेएस है ना, मेरे पास कोई और चीज़ है, मगर मैं डॉकर इंस्टॉल करूँगा और फिर मैं डॉकर रन करूँगा इस डॉकर फाइल को, तो वो मेरे पास एक बैकएंड को पूरा फेच करके उसको कॉन्फ़िगर करके npm इंस्टॉल रन करके बिल्ड करके, क्योंकि कोर 2 है इसमें बिल्ड करना पड़ रहा है, और फिर रन कर देगी, ठीक है ना। और मैं अपने पोर्ट 3000 पर जाऊँगा तो वहाँ पे नोड का सर्वर चल रहा होगा, मेरे पास लोकली कुछ अवेलेबल नहीं था, ये सारा कुछ डॉकर के अंदर मैनेज हो, ठीक है ना। तो ये जो है डॉकर फाइल्स है, इसके अंदर हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स डॉकर फाइल्स देख सकते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी आगे देखते हैं। तो एक बार मैंने डॉकर फाइल लिख ली है तो मैं जो है ना फिर उसको डॉकर बिल्ड के कमांड से बिल्ड कर दूँगा इसकी इमेज। तो मैं उसके अंदर -t का जो है ना टैग का होता है, मैं इसको टैग दे दिया कि यार ये मेरी नाम है इस इमेज का, और मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर डॉकर फाइल है ना उसको बिल्ड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं डॉकर फाइल पास कर सकता हूँ, नाम कोई डिफरेंट है वो मेरा, ठीक है। तो उससे इमेज बनती है कि फिर मैं डॉकर रन करूँगा उस इमेज का नाम और मैं आई एम गुड टू गो। अगर मैं उस डॉकर इमेज को पब्लिश कर दूंगा ऑन डॉकर हब, तो कोई भी बंदा डॉकर रन करके उसका नाम लिखेगा तो उस इमेज को डाउनलोड करके रन कर देगा, ठीक है ना। तो जीरो सेटअप रिक्वायर्ड, ऑल यू नीड इज डॉकर और आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो बेसिकली तो यही थी जो मेन चीज़ें सीखने वाली हैं। इसमें एक और आखिरी कॉन्सेप्ट रह जाता है जिसको कहते हैं डॉकर कंपोज। और डॉकर कंपोज जो है वो डॉकर फाइल को एक स्टेप आगे लेके जाता है। अब डॉकर के अंदर हम लोग अभी पिछली डॉकर फाइल थी उसमें हम लोग एक बैकएंड रन कर रहे थे। अब ये जो आप डॉकर फाइल देख रहे हो ये सारे प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। हमारे पास एक फ्रंट एंड है, हमारे पास एक बैक एंड है और एक हमारे पास डेटाबेस है MySQL की। तो जब मुझे सारी अब इंस्टेड कि मैं 3 दफ़ा डॉकर रन करूँ, एक दफ़ा फ्रंट एंड के लिए, एक दफ़ा बैक एंड के लिए, एक दफ़ा उसके लिए, हम डॉकर फाइल के साथ डॉकर कंपोज के साथ तीनों चीज़ों को एक कमांड से रन कर सकते हैं। तो इसमें वो क्या करेगा, वो फ्रंट एंड को उठाएगा, उसके लिए हमने डॉकर फाइल डिफाइन की हुई है, वो उससे एक इमेज बनाएगा, उसको बता दिया कि मेरे पोर्ट 8080 पे लिंक कर दो। तो ये फ्रंट एंड ऑब्वियसली एंगुलर का एक कोड है, ठीक है ना। तो वो अपाचे सर्वर यूज़ कर रहा है, तो वो अपने पोर्ट 80 अपाचे पे सर्व करेगा और वो मेरे पास 8080 पे अवेलेबल कर देगा मेरे होस्ट की मशीन पे। और मैंने साथ उसको नोड इन्वायरमेंट दे दिया क्योंकि मुझे डेवलपमेंट की बिल्ड चाहिए, मैं प्रोडक्शन की बिल्ड टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। साथ में उसको कह दिया कि लिंक से मेरे बैकएंड, क्योंकि मुझे बैकएंड चाहिए, उसके साथ कनेक्शन चाहिए बैकएंड का, ठीक है ना, वरना वो मेरे बैकएंड को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि API जो है ना उसके थ्रू कॉल हो रहा है। इसी तरह मैंने बैकएंड के लिए भी मैंने जो पिछली फाइल दिखाई थी उसका नाम था dockerfile.backend, ठीक है ना। अगेन बहुत सिंपल थी, उसमें मैंने चीज़ें कुछ एडजस्ट की थी और मैंने उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया पोर्ट 3000 को 3000 के साथ। इसको मैं लिंक कर दिया है MySQL के साथ, और MySQL में लिटरली मैंने इसके लिए कोई डॉकर फाइल नहीं लिखी, आई एम यूजिंग द इमेज एज इज। मैंने कहा है कि मुझे 5.7 की डॉकर इमेज दे दो MySQL की, जो मेरा होस्ट का पोर्ट है उसको लिंक कर दो। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोकली होस्ट से MySQL को एक्सेस करना है। दिस इज़ ओनली फॉर डेवलपमेंट। अगर मैं प्रोडक्शन पे कर रहा हूँ ना तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मैं जब लिंक करता हूँ ना तो वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है इसके पास, ठीक है ना। और फाइनली मैं यहाँ पे वॉल्यूम डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने मेंशन किया था कि अगर मैं वॉल्यूम के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं होस्ट की हार्ड डिस्क को कंटेनर के साथ लिंक कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम लोग होस्ट की हार्ड डिस्क को लिंक कर रहे हैं क्योंकि डेटा जो है वो होस्ट के अंदर सेव हो, वो जो कंटेनर में सेव ना हो, क्योंकि जब कंटेनर बंद होगा तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा हमारा। तो ये जो है हमारा होस्ट के अंदर सारा डेटा सेव कर देता है और एंड में मैंने उसका पासवर्ड डिफाइन कर दिया। दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर इमेज के अंदर, ठीक है ना। तो ये इमेज इसको यूज़ करती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन डॉकर हब पे अवेलेबल होती है इसके लिए, ठीक है ना। तो इतने से कोड के साथ, जिसको मुझे करीब 5-6 घंटे शायद लगे होंगे लिखने में, मगर इतने से कोड के साथ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कमांड रन करूँगा और उसके साथ वो एक इमेज डाउनलोड करेगा। और कोई भी कर सकता है अपने मैक के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, सिर्फ डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए और वो मेरा फ्रंट एंड सेटअप करेगा, मेरा बैक एंड सेटअप करेगा, मेरी डेटाबेस सेटअप करेगा और वो सारा कुछ ऑपरेशन कर देगा। एंड आई हैव अ फुली फंक्शनिंग फ्रंट एंड बैक एंड वर्किंग ऑन एनी कंप्यूटर, ठीक है ना। तो दिस इज एसेंशली द पावर ऑफ डॉकर। आखिरी चीज़ जो रह जाती है वो ये रहती है कि यार अच्छा मैंने सारा काम तो कर लिया है, मैंने एक कमांड से पूरा अपना एप्लीकेशन चला दिया, तो अब इसको माइट एज वेल प्रोडक्शन पे ही ये कर लूँ मैं। अब प्रोडक्शन में जाके ये रन करूँगा, मेरा सारा कमांड सेटअप हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग
इसको प्रोडक्शन पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। कर सकते हैं वैसे अगर आप चाहें, मगर रिकमेंडेड नहीं है आप उसको प्रोडक्शन पे यूज़ करें, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो डॉकर का जितना भी कोड है, उनकी जो फिलॉसफी है ना डॉकर की, दैट्स बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है, वो इंक्रीमेंटली बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रहा है, उसमें फीचर्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। तो डॉकर की जो रिलायबिलिटी ना वो बहुत हाई नहीं है, ठीक है ना, कभी भी कोई चीज़ टूट सकती है। अब इशू ये है क्योंकि आपका सारा सिस्टम डॉकर पे चल रहा है, अगर प्रोडक्शन पे आपका डॉकर का क्लाइंट जो है वो फेल हो गया तो आपका पूरा प्रोडक्शन बैठ जाएगा, सिर्फ डेटाबेस या कोई चीज़ नहीं, पूरा आपका सब कुछ बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें सेपरेट आउट कर दिया है। उसके लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है डॉकर स्वॉर्म, और किसी ने नाम सुना होगा कुबरनेटिस का, जो गूगल ने किया हुआ है। तो गूगल ने डेवलप किया था कुबरनेटिस को डॉकर्स के इंस्टेंस को मैनेज करने के लिए। तो अब डॉकर ने अपना प्रोडक्ट खुद लेके आ गए हैं जिसका नाम है डॉकर स्वॉर्म, और वो भी सिमिलर काम करता है। हम लोग डॉकर स्वॉर्म को कॉन्फ़िगर, एंड दिस इज़ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा आप लोगों को देखने के लिए। इसमें आपको सारी इंस्टेंसेस और सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इसमें आप बता देते हैं अच्छा यार मेरी ये जो है ना 2 नोड्स पे चलेगी, ये मेरी 1 नोड पे चलेगी, उसका पोर्ट ये रहा, उसका पोर्ट वो रहा, और फिर आप एक कमांड रन करते हैं तो वो पूरा आपका जो डिप्लॉयमेंट है ना वो कर देती है आपके लिए, ठीक है ना। और इसके अंदर साथ मॉनिटरिंग और इस तरह की चीज़ें भी बिल्ट इन है इसके अंदर, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है ना। तो essentially this was a very fast and quick introduction for Docker। तो इसमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है ना, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, वो ये है कि इनिशियली यहाँ अभी इस वक्त ये लग रहा होगा कि अच्छा यार डॉकर तो एक प्रोडक्शन लेवल की चीज़ है, तो मेरा लाइक डेवऑप्स का काम है, ये तो मेरा क्या फ़ायदा है इसका, मैं तो एक डेवलपर हूँ, ठीक है ना। इनिशियली लगता है इस तरह जब हम डॉकर को देखते हैं, और इसलिए शायद आप लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है इसके बारे में। मगर जो डॉकर का जो रियल पावर है ना वो है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स में, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया था, अब अगर मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं और दोनों डिफरेंट मोंगोडीबी या माईसीक्वल के वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मुझे माईसीक्वल लोकली इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं लोकली इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे वो हर वक्त पर बैकग्राउंड में रन भी करना पड़ता है, ठीक है, स्टॉप वगैरह हो जाती है, वो हैसल अलग से होती है। अब कंटेनर्स हैं, मैं कंटेनर कभी भी स्पिन अप कर सकता हूँ, कभी भी स्पिन डाउन कर सकता हूँ, और फिर वो फाइल्स रह भी जाती हैं कि पड़ी हुई है। एग्जैक्टली। तो जो मैनेजिंग वाला जो काम है ना, एवरीथिंग, जो नोड के वर्जन्स को मैनेज करना है, रूबी के वर्जन, अब जावा जैसी चीज़ है, जावा को आप एक दफ़ा अपग्रेड करो या डाउनलोड कर लो ना, वो फिर आगे पीछे नहीं इसको करना बहुत मुश्किल होता है। आप जावा को डाउनलोड नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, मगर अब मेरे पास एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर मैं आइसोलेट करके 3 डिफरेंट जावा के वर्जन रन कर सकता हूँ। दिस इज़ द पावर ऑफ कंटेनर्स, ठीक है ना। तो मैं ये हेवली रिकमेंड करूँगा कि सब लोग इसको एटलीस्ट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके रन करें, यूज़ बेसिक ना करें अभी, मगर इसको रन करें, और जब उनके पास कभी अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट कोई क्लीन मशीन है, तो वो फिर कोशिश करें कि वो डॉकर के साथ ही रहें, क्योंकि उसमें फिर जो है कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी शायद, चलो शायद नोड आपने इंस्टॉल कर लिया लोकली फिर भी, मगर जैसे मोंगो है, माईसीक्वल है, पोस्टग्रेस है, इलास्टिक सर्च है, ये जो है ना आपके पास सारा कुछ डॉकर के अंदर रहना चाहिए, तो उससे फिर आपके पास आइसोलेशन रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास, ठीक है ना। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू डॉकर। तो कोई क्वेश्चंस इस पॉइंट पे? ये क्वेश्चन है जो आपने एंड में आपने सब समाप्त कर दिया पूरी। अगर ये कहना है कि अगर हम सारी चीज़ों को इंस्टॉल ना करें, जैसे हमारी चीज़ें अभी कर दी, लाइक अगर 2-3 डेटाबेस सर्वर्स चल रहे हैं तो वो अल्टीमेटली हमारी सिस्टम रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, तो देखो जो रिसोर्स है ना, जो अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने तो आपस एक मोंगोडीबी चल रही है, माईसीक्वल चल रही है, तो जब तुम उसको डॉकर के अंदर चलाओगे या अपने कंप्यूटर पे चलाओगे तो रिसोर्सेज तो वो सेम ही लेंगे, मगर एडवांटेज ये है कि वो एक आइसोलेटेड है, और दूसरा ये है कि जब तुम चाहो ना तो तुम डॉकर स्टॉप जाके कर दो, कंटेनर स्टॉप कर दोगे, तो वो फिर तुम्हारे सिस्टम की रिसोर्स नहीं ले रहे होंगे, ठीक है ना। वैसे अगर तुम जाके उसको स्टार्ट करो स्टॉप करो सर्विसेज को, तो वो थोड़ा सा टाइम नहीं लेती, वो थोड़ा सा अनोइंग होता है कि आपको फिर वो बार बार करनी पड़ती काफ़ी पावरफुल है। मैं रिसेंटली मोंगोडीबी यूज़ कर रहा था, वो मतलब कभी सिस्टम में हैंग हुआ है, कुछ हुआ, शटडाउन हो गया, अब मैं दोबारा मोंगोडीबी रन करूँ तो वो एरर देता है कि आपकी प्रीवियस इंस्टेंस अभी भी रन कर रही है। उस सिनेरियो के लिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ज़बरदस्त है कि कंटेनर ऑफ हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो गया। ठीक है ना। इसमें जो टारगेट होगा ना हर एक का, वो यही होगा हमारा कि हम लोग जो है ना हर जो अपना प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उसने एक डॉकर फाइल लिखी है,
और फिर अगर कोई नया बंदा आता है ना उसके ऊपर, तो ऑल दे हैव टू डू इज उसने वो डॉकर फाइल रन की और उसके पास सारा कुछ रन होना शुरू हो गया। और मैं तो बल्कि इतना कहूँगा कि आप लोग जो बिल्ड के प्रोसेस है ना वो भी आप उसके अंदर ले जाओ, डॉकर के अंदर ले जाओ। पहले वर्चुअल मशीन्स थी, वर्चुअल मशीन्स में ये काम नहीं कर सकते थे बिकॉज वो इतनी हेवी होती थी कि वो फिर या तो अपना कंप्यूटर चलाओ या तो VM चलाओ, एक ही ऑप्शन था। कंटेनर्स के साथ ये मज़ा है कि आप चला सकते हो उनको उसके अंदर, ठीक है ना, कंटेनर के अंदर चला सकते हो। तो उसके लिए आपको लोकली कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंप्यूटर में कोई लोकली चीज़ इंस्टॉल नहीं है, आपने बस VM के अंदर उसको डॉकर फाइल रन की और वो उसको कर देगा, रन कर देगा, ठीक है ना। तो ये है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, समझ आ गई सब लोगों को? सब लोग इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं इसको? चलो बढ़िया, ऐसे होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। फिर यही था आज के लिए।